क्या आपका पीसी गर्म होता है? क्या आपके पीसी में हीटिंग इश्यूज? क्या आपका सीपीयू टेम्परेचर 95 डिग्री से ऊपर चला जाता है? क्या जनता को जवाब चाहिए। तो यार ये वीडियो स्पेसिफिकली इंटेल यूजर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि मेरे को बहुत लोग कमेंट करके और डीएम करके बोल रहे थे कि इंटेल की जो 9 जनरेशन आ रही है लैपटॉप्स में, क्योंकि मेरा चैनल लैपटॉप सेंट्रिक है। बाकी पीसी वालों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूँ प्रोसीजर वो पीसी में भी काम आ जाएगा। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे i7 9750H और i5 9300H में बहुत ज्यादा मतलब 95 प्लस टेम्परेचर जा रहे हैं किसी लैपटॉप में। कोई तो लैपटॉप का इशू होता है, बट स्पेसिफिकली इंटेल की 9 जनरेशन में भी इशू है। तो जिन्होंने इंटेल 9 जनरेशन के लैपटॉप ले लिए भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराओ मत, कुछ आपने गलत चीज नहीं ली है। होता है, कभी कभी होता है। और जो फ्यूचर में लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन है कि हाँ, आप इंटेल के 9 जनरेशन ना लेके 10th जनरेशन लो, क्योंकि प्रेडेटर वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि इंटेल की 10th जनरेशन में अब हीटिंग इश्यूज नहीं है। उसके अंदर जब हमने गेमिंग टेस्ट किया था टेम्परेचर्स काफी कंट्रोल्ड थे। अब वो स्पेसिफिकली लैपटॉप भी अच्छा है, बट वैसे और भी लैपटॉप्स टेस्ट कर चुका हूं मैं, इंटेल की 10th जनरेशन काफी बेटर है 9 जनरेशन से इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे इंटेल के प्रोसेसर्स को आप अंडरवोल्ट कर सकते हो, यानी कि उनकी वोल्टेज कम करके, उनकी टीडीपी कम करके आपको काफी टेम्परेचर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और बहुत लोगों के मन में ये डाउट भी है कि हम अंडरवोल्ट कर देंगे तो हमारे को परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं आपको अंडरवोल्ट करने से पहले की भी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और अंडरवोल्ट करने के बाद की भी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो चलते अपने MSI वाले लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि वो इंटेल का i7 9750H वाला लैपटॉप है, और मैं आपको दिखाऊंगा कितने हीटिंग इश्यूज है उसके अंदर, कितनी थर्मल थ्रॉटलिंग होती है। तो वो सब हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आ गए हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे। तो मैं बेंचमार्क करने वाला हूँ असासिन्स क्रीड ओडिसी का। तो पहले हम बेंचमार्क बिना अंडरवोल्टिंग के करेंगे, उसके बाद हम बेंचमार्क अंडरवोल्टिंग के बाद करेंगे। तो सीपीयू टेम्परेचर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है और एफपीएस में कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमने गेम चला दिया है और आप देख सकते हो गेम ऑन होते ही टेम्परेचर्स 90 पे आ चुके हैं। देखो 70 और 90 में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट जैसे हम गेम चलाएंगे तो हम मेन्यू स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप टेम्परेचर अभी देख लो 95 प्लस हो गए, 99 डिग्री 94 आप अपने सामने देख सकते हो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इसका बेंचमार्क। और जब लैपटॉप का मोड है वो ऑटो मोड पे है, जो फैंस है वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चल रहे हैं जब टेम्परेचर के हिसाब से। तो अभी 96 डिग्रीज है ऑटो मोड पे। तो बेंचमार्क कर लेते हैं, उससे देख लेते हैं कि कितना एवरेज एफपीएस हमको मिल रहा है। तो बेंचमार्क हो चुका है शुरू। मैं अपना चेहरा हटा लेता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड में आप बेंचमार्क देखो। तो गाइस, आपने अपने सामने देखा मॉनिटरिंग में 97 डिग्रीज मैक्सिमम टच कर रहा है टेम्परेचर, और उसकी वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही है और आपके सीपीयू की क्लॉक स्पीड काफी हद तक गिर जा रही है 3 गीगाहर्ट्ज से नीचे। तो यहाँ पे हमारे जो एवरेज एफपीएस आए हैं वो 59 आए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको अंडरवोल्ट करना है, और अंडरवोल्ट करने का पूरा प्रोसीजर आपको समझाता हूँ। और उसके बाद हम दोबारा से सेम गेम को टेस्ट करेंगे सेम सेटिंग्स पे। मैं इसको हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहा था। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या, आपको अपना ब्राउजर खोलना है और गूगल पे टाइप करना है थ्रॉटल स्टॉप। तो जब आप थ्रॉटल स्टॉप सर्च करोगे तो पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा थ्रॉटल स्टॉप का 9.2.2 बीटा, जिस दिन वीडियो बना रहा हूं। बाकी जब बाद में कोई और वीडियो देख रहा होगा तो वर्जन अलग हो सकता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो लेफ्ट कॉर्नर में आप देखोगे एक बीटा ऑप्शन आ रहा है, थ्रॉटल स्टॉप आ रहा है। तो बीटा वाला करना है, बीटा वाला कर लेना, जो करना है वो आपको कर लेना। दोनों में ऑप्शन सेम ही आने वाले हैं। मेरा मानना है तो नॉर्मल वाला कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके की फाइल आपको मिलेगी, आप अपने सामने देख सकते हो। कोई सेटअप नहीं होता, कुछ नहीं होता, जस्ट इस तरीके की फाइल मिलती है आपको। तो आपको थ्रॉटल स्टॉप की एप्लीकेशन मिलेगी, आप देख सकते हो, बाकी और किसी चीज का कोई काम नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को आपको रन करना है और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आएगी, इसको आप ओके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, ओके ओके कर देना और आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी ऐसे। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, कुछ भी लोग बता देते हैं स्पीड शिफ्ट को छेड़ना है और डिसेबल टर्बो करना है। देखो डिसेबल टर्बो इतना बेकार ऑप्शन है ना, कुछ मैंने देखा है वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में लोग डिसेबल टर्बो कराते हैं। जब आप डिसेबल टर्बो कर दोगे ना तो उसके बाद आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपके सीपीयू की क्लॉक स्पीड ऑटोमेटिकली बेस क्लॉक पे आ जाएगी, टर्बो पे जाएगी नहीं। तो मतलब जो आपकी बेस क्लॉक 2.6 गीगाहर्ट्ज की है फॉर एग्जांपल इस वाले सीपीयू की, तो उस पे आ जाती है। बाकी सेटिंग छेड़ के कुछ फायदा ही नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। तो पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ FIVR वाला ऑप्शन मिलता है, आपको इसको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने सारे ऑप्शन देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं कहूंगा बस वही फॉलो करना, इधर उधर कुछ और मत क्लिक कर देना, पता लगा फिर परफॉर्मेंस कैसे हो जाए आपके लैपटॉप की। देखो कोई ऐसा डैमेज तो होता नहीं है इससे, ओवरक्लॉकिंग से हो सकता है डैमेज, बट अंडरवोल्टिंग से कोई खास डैमेज नहीं होता, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ एज इट इज फॉलो करो। तो पहला टैब आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये पूरा बड़ा जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना। सेकंड टैब आपका FIVR कंट्रोल है, तो इसमें सीपीयू कोर सिलेक्टेड है, आप देख सकते हो अपने सामने सीपीयू कोर आपका सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है अनलॉक एडजस्टेबल वोल्टेज।
इसको अनलॉक कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं छेड़ना। फिर आप आपको ऑफसेट वोल्टेज दिखाई दे रही होगी, 0 पे सेट है, तो जो नीचे रेंज आपको दिखाई दे रही है इसको कर दो आप 250 मिली वोल्ट, ठीक है। तो आपको 250 मिली वोल्ट जब इसको करोगे तो आप इसको अंडर वोल्टिंग की आपकी अनलॉकिंग हो जाएगी। तो आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे थोड़ा सा और यहाँ पे आप इसको 140 तक ले जाओ, 140.6 एक वैल्यू आएगी, क्योंकि आप जब भी आगे पीछे करोगे तो 140.6 वैल्यू पे रुकेगा ये, तो 140.6 वैल्यू पे इसको रोक देना। तो यहाँ पे आप कोने में देख सकते हो सेव वोल्टेज इमीडिएटली दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे सेव वोल्टेज इमीडिएटली को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो जो वोल्टेज आपने सेलेक्ट करी है ये इमीडिएटली आपकी अप्लाई हो जाएगी। फिर आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीपीयू कैशे, तो सीपीयू कैशे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगेन अनलॉक एडजस्टेबल वोल्टेज, वोल्टेज को नहीं छेड़ना है, ऑफसेट वोल्टेज को छेड़ना है। तो यहाँ पे भी 250 मिली वोल्ट आप सेलेक्ट कर दोगे, वैसे हो ही जाता है जब पहले वो कर देते हो, और इसको भी 140.6 पे ले जाओ। जब कोई आगे पीछे हो जाए तो इससे भी आप मिली वोल्ट वाले जो एरो कीज हैं आप इससे एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दो, तो ये वोल्टेज भी आपकी होगी अप्लाई। और आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना, इसको कर दो ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या खोलना है, टीपीएल, सेकंड देख रहे हो टीपीएल, यहाँ पे टीपीएल पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी, और इसके अंदर जो पहले दिखा रहा है, पहले 2 टैब्स, यहाँ पे 200 लिखा है, आपके पीसी के अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पहली 2 वैल्यूज हैं ये एक्चुअली पावर होती हैं आपकी, जो पावर आपका सीपीयू कंज्यूम करता है टर्बो बूस्ट पे जाने के लिए। हम एक्चुअली उस पावर को ही कम कर देंगे, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 200 की है। यहाँ पे हमारी जो सीपीयू की टीडीपी होती है वो 45 होती है, बट ये पहले से सेट 200 करके रखते हैं, या कुछ भी आपका हो सकता है 45 भी हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मिसलेनियस में मैक्स 45 नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी टीडीपी जो है 45 ही है। तो हम इसको ड्रॉप डाउन करके 35 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 200 है, इसको भी 35 करना है, इसको भी 35 करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे मैक्स है इसको भी 35 करना है। उधर वोल्टेज कम हो गई, इधर टीडीपी कम हो गई, इसको कर देना अप्लाई, ओके। बस कुछ नहीं छेड़ना, आपका ये एज इट इज रहेगा। तो इन 2 ऑप्शंस के अलावा आपको कुछ नहीं छेड़ना, कोई टेंशन नहीं है, अपना इसको कर दो आप मिनिमाइज। तो चल गए हमारे गेम। तो अब आप ऊपर मॉनिटरिंग देखो, सीपीयू टेम्परेचर्स भी कंट्रोल्ड है। पहले हमारी जो क्लॉक स्पीड थी वो ऑटोमेटिकली 3000 जा रही थी, 3000 से नीचे भी जा रही थी। अब देखो क्लॉक स्पीड 34 यानी कि 3500 के आसपास जाके अटक गई है। तो पहले क्या हो रहा था, थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही थी, सीपीयू टेम्परेचर ज्यादा जाने की वजह से आपके सीपीयू की क्लॉक स्पीड एकदम गिर जा रही थी। तो अब आपकी 3500 पे जाके अटक गई है, क्योंकि एक तो सीपीयू टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि हमने टीडीपी कम कर दी है और हमने ऑफसेट वोल्टेज भी कम कर दी है, उसकी वजह से आपकी क्लॉक स्पीड भी एक जगह जाके अटक गई है। और जिनको नहीं पता, गेमिंग के लिए 3000 की क्लॉक स्पीड बहुत होती है, 3000 मेगाहर्ट्ज की। अगर 3000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है आपका सीपीयू तो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, फिर चाहे आपका सीपीयू बूस्ट क्लॉक पे या 3000 से ऊपर है। इवन 3500 तक बेस्ट रहती है, 3500 से लेके 4000 के बीच में, यानी कि 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 4 गीगाहर्ट्ज के बीच में बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है। जो आपकी बूस्ट क्लॉक पे निकल के आती है वही 3.5 गीगाहर्ट्ज पे भी निकल के आती है। तो अब करते हैं बेंचमार्क फिर से, और जो सेटिंग्स है वो मैंने हाई रखी है, फिर से बता देता हूँ, वैसे भी बता दिया था थोड़ी देर पहले। तो आप अपने सामने देख सकते हो सीपीयू टेम्परेचर्स 80 डिग्री से नीचे हैं, 80 हैं, 80 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और क्लॉक स्पीड आपकी 3.5 गीगाहर्ट्ज पे अटक गई है। आप अपने लैपटॉप के हिसाब से वेरिएशंस भी कर सकते हो, जो हमने वोल्टेज को -140 करा था उसको आप 125 भी कर सकते हो और 100 भी कर सकते हो। ये 3 वैल्यूज में आप चेंज करके देख सकते हो। और जो हमने टीडीपी की थी वो 35 की थी, आप उसको 40 कर सकते हो, मैक्स 45 है। अगर आप उसको 45 पे कर दोगे तो वही वाली आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी, और आप उसको 35 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 42 कर सकते हो, वो आप डिफरेंटली चेंज करके देख लेना। और आप अपने सामने देख सकते हो आपकी क्लॉक स्पीड बिल्कुल 3.5 गीगाहर्ट्ज पे अटक गई है, सीपीयू टेम्परेचर 80 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, बर्फ पड़ गई है बढ़िया लैपटॉप के अंदर, पूरा ठंडा ठंडा हो गया एकदम बढ़िया करके। और पहले स्टटरिंग हो रही थी, अब स्टटरिंग भी नहीं हो रही है, जो पहले एफपीएस स्टटर कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल थ्रॉटलिंग। तो अब क्या है ना, देखो एफपीएस में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, पहले भी एफपीएस उतने ही मिले थे और अब भी लगभग उतने ही एफपीएस 59 ही मिलेंगे। तो आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया, चलो हम तो पहले भी हमारे को कुछ एफपीएस में डिफरेंस नहीं मिला। भाई आपके लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जितने ज्यादा टेम्परेचर आपके लैपटॉप पे रहते हैं ना, उतना लैपटॉप को डैमेज, उतना लैपटॉप की लाइफ स्पैन कम हो जाता है। मेरे को सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है एसएस टफ के टेम्परेचर 95 जाते हैं। उस लैपटॉप की एक बात बताता हूँ, ठीक है टेम्परेचर ज्यादा जाते हैं, उसका लैपटॉप की कुछ बनावटी ऐसी है। एक तो होता है 95 पे जाके फ्लक्चुएट करना, 95 से 90 के बीच में फ्लक्चुएट करना, दैट इज ओके, ठीक है। और एक होता है 95 पे जाके अटक जाना, जैसे इस लैपटॉप में हो रहा था, वो एक अलग चीज है। तो एसएस टफ के आप हीटिंग इश्यूज नहीं कह सकते उसको, वो 95 पे जाता जरूर है पर आपकी क्लॉक स्पीड कम नहीं होती, उसका टेम्परेचर 95 और 90 के बीच में चेंज होता रहता है, इवन कभी कभी 90 से नीचे 88 87 भी हो जाता है। तो उसको हम थर्मल इशू नहीं कहेंगे। थर्मल इश्यूज ये थे 95 पे गया जाके अटक गया, 95 से 97 जा रहा है, 95 से कम नहीं आ रहा, और क्लॉक स्पीड आपकी 4 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज पे आ रही है।
तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर हीटिंग इशू। अगर मेरी वीडियो देखते हुए आपने कुछ बेंचमार्क्स मिस कर दिए होंगे तो दोबारा देख लेना, अंडर वोल्टिंग से पहले वाले भी और अंडर वोल्टिंग के बाद वाले भी। जो समझा है वही करना है। आप कहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, एक जहाँ पे हमने वोल्टेज कम करी थी वो चेंजेस आप थोड़े से अपने हिसाब से देख सकते हो। 3 वैल्यूज बता दिया आपको, -100, -125 और -140.6। -140 से पीछे मत ले जाना, वो इतनी वोल्टेज कम कर देगा आपकी कि आपका सीपीयू बंद भी हो सकता है, आपका मतलब चलता चलता लैपटॉप भी बंद हो जाएगा, वो चीज का ध्यान रखना। और -100 से अगर ऊपर रखोगे तो वो वोल्टेज इतनी कम नहीं होती, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके सीपीयू पे, हीटिंग तब भी वो प्रोवाइड करता रहेगा आपको। और जो टीडीपी है वो 45 से ऊपर नहीं करनी। 45 जहाँ नीचे आपने सेकंड ऑप्शन देखा ही होगा जहाँ पे मैक्स 45 नजर आ रहा था, वहां पे 45 रखना है। मेरी वीडियो ध्यान से देखना, 45 से ऊपर तो करनी नहीं है। और जहाँ पे ऊपर 200 थे वहां पे आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, वहां पे आप उसको 35 रख लो, 40 रख लो, 42 रख लो। 45 से कम रखना, तभी आपको टेम्परेचर में डिफरेंस नजर आएगा, वैसे नहीं नजर आएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, बता देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं हर सैटरडे लाइव स्ट्रीम करता ही हूँ, तो लाइव स्ट्रीम में आप आके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे तो मैं लगभग लाइव चैट सबकी पढ़ लेता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।